Question: AgCl, CuCl2, AlCl3 and TiCl4 in molten state are electrolyzed using the same current for same time. Determine the molar ratio in which they will be deposited. करिए. क्वेश्चन कह रहा है कि AgCl, Cu, Cl2, Al, Cl3 और TiCl4 इन मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलाइज किए जा रहे हैं. तो डिटरमाइन द मोलर रेशियो इन विच मेटल्स विल बी डिपॉजिटेड. दे की जगह मेटल लिख देते, इन विच मेटल विल बी डिपॉजिटेड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं Ag, Cu, Al और टाइटेनियम की. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स. हाँ जी, देवांशु अरोड़ा बताइए कैसे करना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए थॉट प्रोसेस. सर तो शायद फैराडे सेकंड लॉ लगेगा. ओके, क्या करोगे? बेस क्या बनाओगे? डेफिनेशन क्या बनाओगे? रमनदीप आप बताइए कैसे करना चाहिए. सर हमें रेशियो निकालना है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. तो सर मैंने एज्यूम कर लिया कि 4 फैराडे चार्ज होगा और सर इनकी सर स्टेट से ऑक्सीडेशन नंबर से मैंने लिख लिया कितने कितने मोल्स होंगे. तो रेशियो आती है मेरे पास 4:2:4 4/3:1. तो सर अब इसको होल नंबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, देखिए मैं ये बॉक्स क्यों बनाया है कि जिन बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अभी भी हो, वो सॉल्यूशन के साथ एक डिब्बा बना लें कि हमें सोचना क्या था. राइट, तो मैं यहां पर कह रहा हूं सेम करंट फॉर सेम टाइम मीन्स सेम चार्ज. राइट, जब मैं सेम करंट को सेम टाइम पे पास कर रहा हूं तो चार्ज जो होगा वो सेम होगा. देन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी डिपॉजिटेड. तो आपके पास जो रेशो आएगी वो 1:1:1 आएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. अभी मैं मोल्स पर नहीं आया हूं, मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की रेशो 1:1:1 आएगी जब सेम चार्ज पास करोगे सेम सॉल्यूशन से सेम टाइम, डिफरेंट सॉल्यूशन से सेम टाइम के लिए. तो चार्ज सेम हो गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे. अब मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स तो पूछे नहीं, मोल्स पूछे, तो मैं रिलेशन लगाऊंगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वैलेंसी. तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू होगी, सिल्वर के लिए 1/1, कॉपर के लिए 1/2, एल्यूमिनियम के लिए 1/3 और टाइटेनियम के लिए 1/4. और जब मुझे इन्हें होल नंबर बनाना होगा तो मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास सारे उससे कट जाएं. तो रेशियो आ गई मेरे पास 12:6:4:3.
राइट। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को 2 3 4 डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करते हैं तो रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम आती है। रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम आती है, मोल सेम नहीं आती है। मोल्स को सेम करने के लिए हमें अलग फैक्टर चाहिए, लेकिन मोल्स का रिलेशन निकालने के लिए हमें मोल्स का रिलेशन विद ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स विद ग्राम इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहेंगे? कुंवर बताना था, पूछना है? सर बताना था। ओके बेटा। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर मैं इसे फॉर्मूला से करूं तो फिर पास एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा कि मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, तो फिर उससे तो एक ही स्टेप में आंसर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, मैं तो कंसेप्ट जब क्लास में समझाऊंगा, मैं तो कंसेप्ट समझाने के हिसाब से बताऊंगा ना कि अपने माइंड पे पिक्चर कैसी बननी चाहिए। अब उसके बाद तो आपकी अपनी स्किल है कि आप उसको कितना कन्वीनियंटली रिलेट कर सकते हैं, है ना? ओके सर। हाँ जी। हाँ जी आर्यन शर्मा। सर हम इसे मोलारिटी डिपॉजिट से कर सकते हैं सर? मोलारिटी डिपॉजिट से कर लीजिए, सेम मोलारिटी डिपॉजिट होगी। IT अपॉन वॉल्यूम और N650 सेम हो गया, तो 1 Yes, sir. अपॉन वैलेंसी से लगाओगे तो 1/1 1/2 1/3 1/4 हो गया। वैसे Okay, sir. लगाना नहीं चाहिए क्योंकि मोलारिटी जनरली एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, यहाँ मोल्टन सॉल्यूशंस दिए गए हैं। मोल्टन ठीक है इसलिए सर। दिए हैं ताकि एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के डिपोजिशन पे कोई कंसेप्चुअल एरर ना आ जाए, है ना? तो हमें बेसिकली कंसेप्ट क्या लगाना है? देखो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 4 5 तरीके तो कम से कम होते ही हैं, है ना? हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो तरीका यूज करें वो किस कंसेप्ट, किस डेफिनेशन को रिलेट हो रहा हो, इसलिए मैंने ये लगाया। आपको लगता है आप किसी और फॉर्मूले से लगा सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हमारा पर्पस है कि हम लॉ ऑफ फैराडे समझें। फैराडे कहते हैं जब सेम ग्राम इक्विवेलेंट, सेम चार्ज पास करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम आएंगे। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होता है? कोई क्वेश्चन में वॉल्यूम है, कोई क्वेश्चन में मास है, वी आर एबल टू रिलेट द टू। अदरवाइज क्या होगा? मुलझे रहेंगे। सर एक और चीज सर, हम्म, सर जैसे यहाँ पे ये हमने इसको मतलब रेशियो फ्रैक्शन में ही छोड़ा है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि सर फ्रैक्शन में ही हम आंसर दे देते? लिख सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में आंसर्स होते नहीं ना दिए हुए, वो होल ठीक नंबर्स है। में होते हैं, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ऐसी बॉक्स बनाएंगे और काम करेंगे। हाँ जी अंश, क्या पूछना है? सर ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा? हाँ सेम ही लगना सब में, ठीक है। हाउ लॉन्ग 100 मिलीलीटर ऑफ, हाउ लॉन्ग 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 molar copper sulfate, 0.5 molar 1 molar copper sulfate will have to be electrolyzed using current of 2.5 ampere, using current of 2.5 amperes to decrease concentration of copper ion, to decrease concentration of copper ion to 50%. जब खाली हाउ लॉन्ग दिया हो आप इसे सेकंड्स में भी निकाल सकते हो, मिनट्स में निकाल सकते हो, आवर्स में निकाल सकते हो। वसुधा इस क्वेश्चन का बेस क्या होना चाहिए, कैसे सोचे हम?
मिहिर? सर वो जो इक्वेशन थी फैराडेज लॉ में मोलैरिटी वाली इक्वेशन के शायद से कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। सोचेंगे कैसे, डाटा क्या डालें उसमें ना? सर उसमें जो मोलैरिटी होगी उसको हम 0.05 मोलर लिख लेंगे, उसके बाद सारे वेरी गुड, वैल्यूज बस प्लग इन करके। राइट, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि कॉपर टू पॉजिटिव आयन डिपॉजिटेड विल बी 50% ऑफ इनिशियल, तो बचेगी भी 50% और कंज्यूम भी 50% होगी। फिर हमारे माइंड में फॉर्मूला आया, मोलैरिटी डिपॉजिटेड इज I इंटू टी अपॉन वैलेंसी इंटू 96500 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो मोलैरिटी डिपॉजिटेड इज 0.05, करंट इज 2.5 एम्पेयर, टाइम हमसे पूछा गया है, वैलेंसी ऑफ कॉपर 2 है, 96500, वॉल्यूम लीटर्स में लेना होता है, तो हम 100 नहीं ले पाएंगे, 0.1 लेंगे। इट शुड बी इन लीटर्स, राइट? तो हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा वो मोलैरिटी डिपॉजिटेड को इस तरह से हमें रिलेट करना है। सर डी फॉर डिपॉजिटेड है। डी फॉर डिपॉजिटेड है। So time period is 386 seconds. वसुधा समझ में आया, नहीं आया? अभी कंफ्यूज हैं आप? नहीं आया समझ। क्या कंफ्यूजन है आपकी? आपने ये जो फॉर्मूला में वैल्यू पुट इन करी है मेरे को समझ नहीं आई है। बेटा क्वेश्चन में हमने जब ये फॉर्मूला डेवलप किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो हमने कहा था मोलैरिटी डिपॉजिटेड में I इज करंट, T is time, small v is valency and capital T is volume in liters। तो हमारे पास इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 0.5 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, हमें आधी कंसंट्रेशन डिपॉजिट करनी है, तो मतलब उतना वेट डिपॉजिट करना है, राइट? तो हमने मोलैरिटी डिपॉजिटेड के फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन तो लग रही है वसुधा? नहीं सर, आ गया समझ। देखो बेटा, अगर हम चाहते हैं हम इसको लंबे मेथड से करना चाहें, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर हम लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 63.5, क्योंकि मोल्स निकाले थे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू ZIT। तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूले से 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 63.5, Z is 63.5 by 2, 2.5, T is to be calculated 96500। तो ये फॉर्मूले से मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो T is 2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.5। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर दो, बात वही आनी है जो आपने पहले लिखी है, दैट इज 386 seconds। This is the way how a school exam will approach, right? स्कूल एग्जाम क्या करेगा? पहले मोलैरिटी डिपॉजिटेड से मोल्स निकालेगा, मोल से मास निकालेगा, मास से W इक्वल्स टू ZIT लगाएगा। हाँ जी अंश बताइए। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन टू 50%, डिपॉजिटेड है क्या सर? बेटा डिक्रीजेज है तो इसका मतलब 50% डिपॉजिटेड है और 50% लेफ्ट है। 50% का तो मतलब यही होता है ना कि आधी चली गई आधी बच गई। तो डिपॉजिटेड 50% ले लो या लेफ्ट 50% ले लो, एक ही बात है। इट इज डिक्रीज टू 45%।
तो कॉपर डिपॉजिटेड आ जाता मेरे पास 55%। सर डिपॉजिटेड 55% आता? हाँ जी, ओके सर। क्योंकि डिक्रीजेस टू 40% आ गया तो 60% हो जाएगा, 40% रह गया सॉल्यूशन में तो 60% डिपॉजिट हो गया। ओके सर, हाँ जी, हाँ जी आरोज। सर इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम सेम ही मानते हैं ना डिपॉजिट होने के बाद भी? हाँ जी बेटा, वॉल्यूम में चेंज नहीं मानते, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। हाँ जी आर्यन। सर मैंने किसी और तरीके से की, एक बार मैं बताऊं तो मतलब चेक कर दो सर आप एक बार, जल्दी से बता। मतलब सर जैसे अगर पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें पहले से ही, जैसे जो 0.01 आ रहे हैं, अगर सर 100% का ही हो तो सर उसके बाद हम जैसे 100% के लिए हम टाइम निकाल लें और उसको मतलब 50% के लिए कर लें, तब हो जाएगा हमारा? सेम ही तो काम किया, एक में 50% पहले मल्टीप्लाई किया, एक में बाद में किया, उसमें क्या फर्क है? ओके। लेकिन कंसेप्ट लगाया करो, देखो न्यूमेरिकल मत निकाला करो। बेसिकली न्यूमेरिकल कंसेप्ट की अवेकनिंग होती है, न्यूमेरिकल कोई चीज थोड़ी बना है, हमने आपको एक चीज पढ़ाई, आप देख पा रहे हैं इसलिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कह रहा है रिड्यूस टू 50%, तो हमें वेट वो निकालना चाहिए जो है ना। हम उसका टाइम क्यों निकालें कि सारे को डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगता, हम ये क्यों ना निकालें कि जितना डिपॉजिट करना है। तो जो आप कर रहे हो वो बेसिकली यही है जो मैंने अभी ऑल्टरनेट मेथड बताया। तो इसमें क्या है, आप पूरे के पूरे को लगा दे रहे हो, मैं कह रहा हूं पूरे को मत लगाओ, जितना मांगा है उतने को लगाओ। उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, एक तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपके पास कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है। ओके सर। हाँ जी अक्षांश। सर आपने जो अभी सेकंड मेथड कराया है, सर आपने बताया कि स्कूल में ये वाला मेथड करना है सर, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है W=ZIT, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए हम वो वाला अप्लाई करें? हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, determine the mass of copper deposited during electrolysis of copper sulfate, during electrolysis of copper sulfate on passing current of 2 amperes for 2 hours. If current efficiency is 70%, if current efficiency is 70%, आज ही कोई स्टूडेंट जो डिस्कस करना चाहे, anyone who feel comfortable कि चलो मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी कुंवर बोलिए। सर इसमें पहले हम नॉर्मल करंट निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे आईटी से, और फिर क्योंकि 70% एफिशिएंसी है तो इसका मतलब कि अगर हम 100 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो सिर्फ 70 कूलम भी लग रहा है उसमें, तो फिर उसका 70% करके हम एक्चुअल चार्ज निकाल लेंगे और फिर W=ZQ से वेट निकाल लेंगे। ओके ठीक है। आर्यन शर्मा आप क्या कहते हैं? सर मैंने भी यही बताना था। ओके देवांशु। सर हम चार्ज की वजह से सिर्फ 2 एम्पियर का 70% नहीं ले सकते? वही लेना चाहिए, ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। यस सर, तो सर मेरे हिसाब से 2 एम्पियर का 70%। फाइन, बात वही है क्योंकि क्यू में मल्टीप्लाई करोगे या इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। अक्षांश। तो मेरा भी सेम मेथड था कि W=ZIT के साथ 70/100 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, मैं चाहता हूं कि आप ये लिख लें W=ZIT मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। आप ये फॉर्मूले में ही परमानेंट हिस्सा बना दें।
तो जिस क्वेश्चन में एफिशिएंसी की बात नहीं होती, इसका मतलब वहां पर 100% यूज हो रहा है करंट, लेकिन जिसमें एफिशिएंसी की बात होगी उसमें आप इसे मल्टीप्लाई करके रखें, तो आप एक ही फॉर्मूले में वो वैल्यू डालेंगे और अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। आंसर आर्यन और रमनदीप अलग अलग आया है, लेट मी चेक आंसर क्या है ना। तो हमारे पास W इज इक्वल्स टू ZIT, कॉपर है तो 63.5/2, करंट है 2 एम्पेयर, टाइम है 2 आवर्स, डिनोमिनेटर में आ गया 96500 और मल्टीप्लाइड बाय 70%, 70/100। आप चाहे चार्ज को मल्टीप्लाई करो चाहे करंट को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू वैसी ही आएगी। रमनदीप क्या गलती की थी पहले? सर एक 2 को मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ओके So the weight is 3.3165 grams. So we can say 3.32 grams. Right? So efficiency means the current provided to the solution is less than expected. Right? तो आप उसे चार्ज के साथ बाद में मल्टीप्लाई करो, करंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, या फॉर्मूला ही मॉडिफाई कर लो, W इक्वल्स टू ZIT। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने का क्या फायदा है? क्योंकि फिर नंबर ऑफ मोल्स पूछे होंगे तो उस फॉर्मूले में भी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे, मोलैरिटी डिपॉजिटेड होगी तो उसमें भी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करोगे। तो यू नीड नॉट टू थिंक अ लॉट, एक ही चीज एक ही बार में बस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले। राइट? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 100 मिलीलीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 100 milliliter of NaCl solution is electrolyzed for 1 minute determine the pH at the end of electrolysis, pH at the end of electrolysis at 25 degrees Celsius. Assuming NaCl to be in excess of, assuming NaCl is to be in excess of 96,500 coulombs. बेटा लास्ट लाइन जो लिखवाई है एज्यूमिंग वाली, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्टली कूलम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि NaCl की मोलैरिटी नहीं गिवन है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि NaCl जितना भी है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा ही है। हाँ जी, कौन समझाएगा क्या करना चाहिए इसमें? हाँ जी रमनदीप। सर जब हम NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सर हमारे पास H पॉजिटिव H2 बन के रिलीज हो जाएगा एंड Cl2 गैस रिलीज होगी। वेरी ट्रू। आंसर OH नेगेटिव हमारे पास रह जाएगा, तो आंसर H पॉजिटिव एंड OH की कंसंट्रेशन सेम होगी। राइट, वेरी गुड। तो सर उससे हम POH निकाल के pH निकाल लेंगे। वेरी राइट। आंसर 25 से हम pK को हम 14 ले सकते हैं। वेरी गुड। तो 25 डिग्री इसीलिए मेंशन है कि आपको pKw 25 लेना है। वैसे तो हम ले ही लेते हैं, नहीं भी मेंशन होता तो, लेकिन मोर प्रिसाइज क्वेश्चन बना दिया ताकि हम इसको इजीली यूज कर सकें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH
is equals to number of moles of H positive is equals to number of Faradays. ये बस एक्सप्रेशन है जो अपने काम का है लास्ट वाला, तो उसी को हमने यूज करना है। तो नंबर ऑफ Faradays 10 to the power minus 3 into 1 into 60 divided by 96500। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 6.22 into 10 to the power minus 7। इतना ही आ रहा है, निकाला किसी ने? (6.21760). So now the molarity of OH negative in solution is 6.22 into 10 to the power minus 7 into 1000 upon 100. So that is 6.22 into 10 to the power minus 6. Right? वैसे कंसंट्रेशन बहुत छोटी है, वाटर कई बार लेना पड़ जाता है, पर हम इस क्वेश्चन में उसे नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली इसी से पीएच निकाल लेंगे। सो मैं 6 के हिसाब से कर रहा हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। पीओएच इज माइनस लॉग ऑफ 6.22 into 10 to the power minus 6। .8 कंसिडर कर लेता हूँ, minus 0.8 plus 6, so that is 5.2. So pH is 14 minus 5.2, that is 8.8। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये लास्ट वाली लाइन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। यहां से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। किसी भी न्यूमेरिकल में जिसमें पीएच पूछा हो यही रिलेशन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की और OH की दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है। जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स एक बराबर हो जाते हैं। तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन सरप्लस क्रिएट होते हैं। हाँ जी यशराज। सर वो -0.8 कैसे आया? एंड लॉग टेबल में देखा बेटा 62/2। ओके सर। सर वैसे वैल्यूज गिवन होंगी अगर ऐसे आए तो? हाँ, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में तो गिवन होती है, स्कूल में लॉग टेबल गिवन होता है। ओके सर। हाँ जी अंश। सर आप ब्रीफ से फिर से समझा दोगे पूरा क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो आप बताओ अगर मैंने ये इलेक्ट्रोलिसिस 10 to the power -3 एम्पियर करंट के साथ 1 मिनट तक की हो तो पीएच एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी। अब यहाँ पर हमारी नॉलेज ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी काम करती है कि जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर चला जाता है और एनोड पर क्लोराइड आयन फ्रॉम NaCl चला जाता है। अब वाटर का H वाला कंपोनेंट कैथोड पे चला गया तो एनोड पर क्या बच गया? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव के मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सो मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव वी हैव टू कैलकुलेट। तो मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव कैलकुलेट किया,
जो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ फैराडे से कैलकुलेट किया। फिर पीएच निकालने के लिए हमने रिलेशन यूज किया, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। हमने पहले पीओएच निकाली क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक था, और उसके बाद पीएच कैलकुलेट की। हाँ जी बताइए अंश। सर जो हमने नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस निकाल, अच्छा सर ठीक है, बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है पता लग गया। हाँ जी कुंवर। सर यहाँ पे तो हमें मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव की जगह नॉर्मैलिटी लिखनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वो है ना वॉल्यूम। जिसका n फैक्टर 1 होता है वो क्या होगा? अच्छा ओके सर। मैंने ये कहा कि मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट फैराडे से इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास n फैक्टर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज 1। हाँ जी रमनदीप। सर अगर ये क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में कर रहे होते तो हम सर वाटर वाला लेते कंट्रीब्यूशन। वाटर वाला कंट्रीब्यूशन 10 टू द पावर -6 से छोटी में आता है, ये मार्जिनली बचा हुआ है क्योंकि 6 into 10 to the power -6 है, so it is greater than 10 to the power -6। सर अगर हम वाटर लेते तब भी तो सर ये 7.22 हो जाता। मतलब सर उसका 10 टू द पावर -7 नहीं होता वाटर का कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल तो होता है। 1 ऐड हो जाता और ये 7.22 हो जाता, तो सर फर्क तो पड़ता। 62.2 से 72 हो जाता। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि अल्फा इज नेग्लिजिबल ओनली व्हेन इट इज वेरी वेरी स्मॉल। उसको ऐड कब करोगे दूसरे आयन को? जब उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली होगी। ओके सर तो इसके कारण से उसकी अल्फा डिक्रीज हो गया क्योंकि ये होगा। 62.7 है, 1 into 10 to the power -7 है। ओके सर। हाँ जी देवांशु। सर 1 मिनट क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाना सर, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया। ओके सर। हाँ जी वसुधा। सर मेरे को यहाँ तक सर आपने नंबर ऑफ F क्यों निकाला है, मेरे को वो नहीं समझ आया। मोलारिटी ऑफ OH निकालने के लिए बेटा हमारे पास पीएच निकालने के लिए या तो H पॉजिटिव चाहिए या OH नेगेटिव चाहिए। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन OH नेगेटिव वाला है क्योंकि फाइनली मेरे पास NaOH बच रहा है, करेक्ट। तो अगर मुझे OH नेगेटिव निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स तो कैसे निकालूंगा? आई विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग नंबर ऑफ फैराडेज, क्योंकि जितने आपके पास नंबर ऑफ फैराडे होंगे उतने ही मोल्स OH नेगेटिव के सॉल्यूशन में जनरेट होंगे, क्योंकि जितना फैराडे चार्ज आपने पास किया होगा उतना H पॉजिटिव कैथोड पे चला गया और उतना OH नेगेटिव सॉल्यूशन में आ गया। ओके सर। OH नेगेटिव में फैराडे की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन क्योंकि जितना H पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा उतना ही OH नेगेटिव सॉल्यूशन में आएगा, सो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग एन एसिडिफाइड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड? हाउ लॉन्ग एन एसिडिफाइड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड using 5 ampere current, using 5 ampere current produce a total of 30 liter of gaseous product, produce a 30 liter of gaseous product at STP. वो कहता है एसिडिफाइड वाटर को कितनी देर इलेक्ट्रोलाइज करूं कि जो गैसियस प्रोडक्ट मुझे मिला है वो 30 लीटर मिले। हाँ जी सजेस्ट द पाथ। हाँ जी आरुज बताइए। सर यहाँ पे कैथोड पे H2O रिलीज होगी और एनोड पे H2O की ऑक्सीडेशन होगी सर।
जिससे सर हाफ मोल ऑक्सीजन मिलेगी। राइट। एंड सर उसके बाद हम क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सर हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा। तो सर 2 फैराडे चार्ज चाहिए सर 3/2 मोल्स गैसेस बनाने के लिए। राइट। तो सर हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। वेरी गुड, ठीक है बेटा। हमने क्लास में किया था कि ये अगर रिएक्शन है तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ गैसेस आ रही हैं बाय यूजिंग 4 फैराडे चार्ज। तो जब 4 फैराडे चार्ज यूज होता है तो 3 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आता है। तो हम वही चीज बात कर रहे हैं जो आरुज ने कही। उसने वाटर के 1 मोल को लिया, हमने वाटर के 2 मोल्स को लिया, बट कंसेप्ट वही है। तो हमारे पास 4 फैराडे चार्ज produces 3 moles of gases, so we can calculate the moles of gases and Faraday required. How long पूछा है तो टाइम को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 30 लीटर काफी होती है गैस, तो आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, हाउ आई एम लुकिंग एट इट, 30/22.4। It is 1.343393 है। तो आपका आंसर थोड़ा सा मुझसे अलग आ सकता है। 3 moles of gases require 4 Faraday charge. So 1.34 moles will require। आपके पास 4 into 1.34/3। कुंवर पूछना है कुछ आपको? यस सर। बोलिए सर ये 4 फैराडे चार्ज क्यों आया? क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड बाय 4 फैराडे। सर बट हाइड्रोजन भी तो लिबरेट हो रही है, तो फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। बेटा हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एनोड पर आते हैं ना। तो एक सिस्टम में तो आप ये नहीं कह सकते ना कि उनको ऐड करेंगे हम। नहीं बात समझ में? द नंबर ऑफ फैराडेज विच आर एब्जॉर्ब्ड इन ऑक्सीजन, रिलीज्ड इन ऑक्सीजन, आर एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। सर तो फिर ऐसे केस में हम कोई भी एक गैस का ले सकते हैं? बिल्कुल किसी भी एक गैस का ले सकते हैं। ऐसे केस में नहीं, किसी भी केस में। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक चीज कैथोड पे कोई एक चीज एनोड पर आ रही है, तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ओके सर। क्योंकि आपके पास सर्किट तभी कंप्लीट होना है जब कैथोड और एनोड दोनों पे गैस की लिबरेशन होनी है। तो अगर किसी ने आवर्स में निकाला हो तो 9.58 और सेकंड्स में निकाला हो तो 34,483 सेकंड्स। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? देखो जो कुंवर ने अभी पूछा वो बहुत सारी दुनिया को तकलीफ होती है। जब हम आपकी एज में थे तो हम भी यही सोचते थे कि इतने फैराडे से ऑक्सीजन आई, इतने फैराडे से हाइड्रोजन आई, तो दोनों का सम टोटल कर दो। लेकिन सर्किट है, सर्किट में कैथोड से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे सॉल्यूशन में और एनोड पर से बाहर चले जाएंगे। बाहर से कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज 0। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एट एनोड is equals to number of electrons gained at cathode. So total charge which is flowing through the circuit is either calculated at cathode or calculated at anode. बहुत वैल्यूएबल स्टेटमेंट है और ये हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, पेपर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
राइट। तो हमारे पास एक सेटअप में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स सिर्फ करंट इनिशिएशन के लिए है, उसका करंट इन अ वे कंज्यूम ही नहीं होता। जितना वो कैथोड से सॉल्यूशन में कैटायन को खींचने के लिए देता है, उतना एनोड पर एनायन डिस्चार्ज कर देता है। So the number of moles of electron consumed at cathode from external circuit is equal to number of electrons lost at anode from internal circuit. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। The last question of this exercise. 100 milliliter of 0.2 molar copper sulfate. 100 milliliter of 0.2 molar copper sulfate. ये किया तो नहीं हमने शायद, एक मिनट ठहरो। अच्छा ऐसा ऐसा था पर ये नहीं। ओके। 100 milliliter of 0.2 molar copper sulfate is electrolyzed using current of 2 ampere. Is electrolyzed using current of 2 ampere for 30 minutes. मैंने एक सर्किट सेटअप किया और मैंने वहां पर करंट को पास कर दिया 2 एम्पेयर फॉर 30 मिनट्स। डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ O2 एट द एंड ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ कॉपर आयन, नॉट O2, मोलैरिटी ऑफ कॉपर आयन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, determine volume of O2 at STP. Determine volume of O2 at STP obtained during electrolysis. Obtained during electrolysis. And third is volume of 0.1 molar NaOH. Volume of 0.1 molar NaOH at the end to neutralize the resulting solution. To neutralize the resulting solution. बेटा आपने पढ़ा है कि जब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो वो कह रहा है कि जो मेरे पास सॉल्यूशन आया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर NaOH का चाहिए। करिए। तीन कंपोनेंट है क्वेश्चन के, आप में से कोई बताए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करना चाहिए। कुछ नए नाम भी होने चाहिए। वासु है क्लास में, सौमिल है, श्रेया है, शाइन है, इतने सारे स्टूडेंट क्लास में हैं। तुम लोग बताते ही नहीं, वही गिना चुना रमनदीप बोलेगा, आर्यन बोलेगा, हैं आरुज बोलेगा, कुछ मिहिर बोल देता है ना। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ जी अक्षांश। फाइन, फर्स्ट पार्ट में मोलैरिटी डिपॉजिटेड लगाएंगे IT अपॉन वैलेंसी इंटू 96500 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यहां से मोलैरिटी हो जाएगी और फाइनल मोलैरिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव विल बी इनिशियल मोलैरिटी माइनस मोलैरिटी डिपॉजिटेड। हाँ जी सेकंड पार्ट। हाँ जी अक्षांश आवाज टूट गई आप बेटा, मेरे पास पहुंची नहीं। हेलो। हाँ जी बोलिए सर सेकंड पार्ट में एनोड पे
ठीक है सर, और उसमें हम लोग उससे लगाएंगे 4 मोल्स ऑफ 4 फैराडे। राइट, हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम से लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन we had calculated on one day, that is 5.6 liter at ST। तो हम नंबर ऑफ फैराडेज पता लगा लेंगे तो हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। थर्ड पार्ट, एक्सक्यूज मी सर, ये फिर से बताना एक बार। थर्ड पार्ट, एक मिनट, थर्ड पार्ट में हम अभी वाला जो एक्सप्रेशन था वो लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। वहां से हम मोलारिटी ऑफ H पॉजिटिव निकालकर N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगा लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। वसुधा, यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग अगेन। हमने कहा पहला पार्ट कह रहा है मोलारिटी कितनी बची कॉपर की, उसके लिए हम मोलारिटी डिपॉजिटेड का फॉर्मूला लगाएंगे और इनिशियल मोलारिटी में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मोलारिटी डिपॉजिटेड, दैट इज कॉपर कंसंट्रेशन डिपॉजिटेड इज आई कितना दिया है 2 एम्पेयर्स। कितना टाइम है 30 मिनट्स। वैलेंसी कितनी है कॉपर की 2, 96500 और वॉल्यूम कितना है 0.1। तो मेरे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 9650। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1865। मैं डेसिमल के चारों प्लेस ले रहा हूँ क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशंस में कई बार समय ज्यादा लगता है, इसलिए तो हमें फाइनल ये लेना चाहिए। तो कॉपर लेफ्ट इन सॉल्यूशन is 0.2 minus 0.1865। तो जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं जो डिपोजिशन के बाद बच गई 0.0135 मोल। अब फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई कंसर्न है तो पूछिए। हाँ जी, एनी कंसर्न इन फर्स्ट पार्ट? वसुधा, आपको समझ में आया? यस सर। फाइन। सेकंड पार्ट के लिए और थर्ड पार्ट के लिए मुझे नंबर ऑफ फैराडेज निकाल लेने चाहिए, मेरा काम आसान हो जाएगा ना। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैराडेज इज I इंटू टी। तो 2 एम्पेयर है, 60 है, डिवाइडेड बाय 96500। तो मेरे पास 3600 डिवाइडेड बाय 96500। So this comes out to be 0.0373 farads. So volume of oxygen liberated will be 5.6 multiplied by 0.0373. So multiplied by 5.6. So ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.21 लीटर्स, राइट। मिलीलीटर में ये वैल्यू आ रही है 208.9 milliliter at ST. Now number of moles of H positive is equals to number of Faraday 0.0373। तो मेरे पास मोलारिटी हो गई 0.0373 into 1000 upon 100, that is 0.373। अब मुझे N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगाना है। सो V इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.373। मिलीलीटर में निकालना है या लीटर में निकालना है देखना है। तो ये आ गया 373 मिलीलीटर। तो जितना आपके पास N1V1 होगा उतना ही N2V2 चाहिए। तो मेरी मोलारिटी ऑफ H पॉजिटिव 0.373 है,
तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसके अवेलेबल वॉल्यूम से 0.373 से, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। रमनदीप, कैलकुलेशन में कोई अप्रोक्सीमेशन की थी या हमने कुछ गलत किया है? सर मैंने फर्स्ट और सेकंड से लास्ट में अप्रोक्सीमेशन करी थी, सेकंड में से O2 का n फैक्टर मैंने 2 ले लिया था। ओके, राइट। आरुज, आपने 0.42 कैसे निकाला? पहले वाली तो टर्म आपकी भी आरुज सेम आई है मेरे साथ, लेकिन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपका थोड़ा अलग आया है। यस सर, मैं चेक कर रहा हूँ क्या गलत किया सर। एन फैक्टर तो नहीं गड़बड़ किया? यस सर, एन फैक्टर नहीं लिया। वॉल्यूम क्या लिया था? कैसे यूज कैसे किया? कैलकुलेशन कैसे की? सर सेम ही किया था, मैंने तो फेरेडे निकाला था पहले। हाँ, उसके बाद सर वॉल्यूम कितना लिया जिससे मल्टीप्लाई किया फेरेडे को? सर वॉल्यूम मैंने 22.4 ले लिया। अच्छा सर, है ना। आपके पास O2 के 1 मोल को 4 फेरेडे चार्ज चाहिए, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम विल बी 5.6, और यू विल से 4 फेरेडे विल लिबरेट 22.4, so 0.0373 फेरेडे विल लिबरेट। हाँ जी, any student having any confusion in any part? Because this is a complex question as far as other things are concerned, क्योंकि बाकी चीजें इसमें pH तक कैलकुलेट हो गया, और pH के बाद N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 भी हुआ। तो हमने 2-3 चीजें यहाँ पर लगाई हैं। हमने यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल लिया, नॉर्मेलिटी रिलेशन से बेस का वॉल्यूम भी निकाल लिया। हाँ जी कुमार, बोलिए बेटा। सर जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव निकाले, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव सेम ही आएंगे ना? बिल्कुल सेम आएंगे, इसीलिए ले आप मोलैरिटी डायरेक्टली ले ली। एंड सर ग्राम इक्विवेलेंट्स का और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव और H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी सेम आएंगे? नहीं आएंगे, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट सेम आएंगे, ठीक है। तो फिर सर तो फिर इस हिसाब से तो ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के 0.0373 नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, इसीलिए नॉर्मेलिटी क्या हुई 0.373। ऐसा क्यों है सर? नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ओके सर। हाँ जी, यशराज। सर सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं समझ आया। बेटा सेकंड पार्ट में क्या आपको एक क्लियर है कि 5.6 लीटर इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? सर यही नहीं समझ आया। इसका मतलब नोटबुक नहीं पढ़ी ध्यान से। कम 8 न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक में इसी एक कंसेप्ट पे कराए मैंने आपको करवाया कि आपके पास जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, हम यहाँ पर OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव गिव 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये वेरी फर्स्ट डे फेरेडे में लिखा हमने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 4 फेरेडे, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम विल बी 22.4 by 4, 5.6। ठीक है सर, आ गया यार, है ना, उसी को यूज किया। और लास्ट में हमने कहा कि जितना H पॉजिटिव है उतना फेरेडे चार्ज है, क्योंकि H पॉजिटिव का वैलेंसी फैक्टर 1 है। ओके सर। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? हाँ जी, थर्ड पार्ट में ये इक्वेट कैसे किया हमने NH पॉजिटिव और NF? बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही होंगे ना जितने फेरेडे होंगे, क्योंकि आपके पास H पॉजिटिव का N फैक्टर 1 होता है। एक रिएक्शन में हमारे पास N फैक्टर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट और द चार्ज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट। तो एक H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मींस नंबर ऑफ फेरेडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव। ओके सर। इसीलिए बॉक्स बनवा के लिखवाया
ताकि जब कल को आप कंफ्यूज हो कहीं किसी स्टेप पे तो ये रेफरेंस बॉक्स बन गया आपका। नाउ यू नो कि मैंने ये कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन किया। हाँ जी देवांशु। सर ये आपने जैसे सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ O2 इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ फैराडे से निकाली है सर, ये फॉर्मूला है? हाँ ये तो स्टैंडर्ड है, किसी पे भी लगा सकते हो ना। ये ओके उसी सर, फॉर्मूले W=ZIT से निकाला है। ओके सर। हाँ, Z की जगह पर हम इक्विवेलेंट वेट की जगह इक्विवेलेंट वॉल्यूम डाल देते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर डाल देते हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप स्क्रीन से नोट करेंगे। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मींस दोज कंडक्टर्स which are as good as that of ionic conductors। जैसे आपके पास मेटालिक कंडक्टर, जैसे आपके पास मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा कंडक्टेंस। तो जो आपके पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप लगाते हैं फिजिक्स में, उसी तरह से यहाँ पर कंडक्टेंस की बात होती है। लेकिन यहाँ जो कंडक्टेंस है, जो करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसका नाम इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो बेसिकली करंट कैरियर है। तो करंट कैरियर जो है वो मेटल की रॉड नहीं है, हम इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स लाइक दैट ऑफ मेटल्स, राइट। तो हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टेंस ऑफ एन एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के द्वारा होने वाली कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहा जाता है। इन दीज सॉल्यूशंस करंट कैरियर्स आर आयंस which are formed by ionization or dissociation of electrolyte। जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं और जो पोलर कोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनाइज होते हैं। लेकिन आउटकम दोनों का सेम ही है। अल्टीमेट एम है कि एक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में ऐड किया, उसने फ्री आयंस जनरेट किए, फ्री आयंस की कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं और ये आयन करंट कैरियर का काम करते हैं। दे हैव हायर कंडक्टिविटी लाइक दैट ऑफ मेटालिक कंडक्टर, इसीलिए इनको कंडक्टर कह रहे हैं। आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सब्सटेंसेस को डिवाइड किया जाता है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो हमारे पास ये सभी सब्सटेंसेस कंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मेटल की वायर एक कंडक्टर का काम करती है, वैसे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन एक कंडक्टर का काम करता है। These compounds are classified as weak and strong electrolytes on the basis of extent of ionization। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने इसकी डिटेल नहीं लिखी। वैसे आपको द्वारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहते हैं which have poor dissociation in solution, जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% रहती है, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं which have very poor degree of ionization। हमने कहा देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर 1 सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, नंबर 2 सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नंबर 3 सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नंबर 4 टेम्परेचर एंड नंबर 5 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन दीज 5 फैक्टर्स। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपने NaCl को लिया और NaCl की डिसोसिएशन करवाई, तो उसकी डिसोसिएशन की वजह से जो आयंस बनेंगे, उन आयंस के ऊपर एक दूसरे का इफेक्ट, वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कहलाता है।
instability of charges decreases electrolytic conductance. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती क्या चीज है? करंट की दौड़, राइट? रिले रेस लगी हुई है, एक ने करंट की रॉड पकड़ाई, दूसरा लेके भाग पड़ा। तो अगर एक आयन दूसरे आयन को पकड़ेगा, अगर एक आयन वीक होगा तो दूसरे आयन को भागने से रोकेगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगी, तो एज अ रिजल्ट कंडक्टेंस पुअर हो जाएगी। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस डिक्रीजेस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उस पे सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का होता है। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को मूव करने से रोक रहा है, राइट? ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मोल्टन सॉल्यूशन में भी होंगी और एक्वस सॉल्यूशन में भी होंगी। सेकंड है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब है सॉल्यूट के पार्टिकल पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है। सॉल्वेंट के इफेक्ट को हम कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट। अगर मेरे पास वाटर होगा तो मैं उसे हाइड्रेशन कहूंगा, नॉर्मल सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन कहूंगा। तो हाइड्रेशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पर क्या है? वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। एक आयन भागना चाह रहा है, कैटायन और एनायन उसे होल्ड भी नहीं कर रहा है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल ने उसे कवर कर लिया, एज अ रिजल्ट उसकी मोबिलिटी फॉल कर गई, तो कंडक्टेंस फॉल कर जाएगी। If solvent molecules have stronger forces on charged particle, then ionic mobility decreases, which leads to decrease in conductance. Basically, electrolytic conductance current carrier के भागने पे डिपेंड करता है। How effectively current carrier can move, that will decide conductance. तो जो भी चीज उस मूवमेंट को हिंड्रेंस क्रिएट करेगी वो कंडक्टेंस को डिक्रीज करेगी, जो उसको एक्टिवेट करेगी कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगी। तो हमने कहा इफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल देन आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन कंडक्टेंस। तीसरे नंबर पर है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो मीडियम विस्कस है, तो आयन की अपनी मूवमेंट को दिक्कत आ रही है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इफ सॉल्वेंट हैज हायर विस्कोसिटी देन इट डिक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी, सो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी उन्हें मूव नहीं करने देती, राइट? तो तीन तरह की फोर्सेस हैं। सॉल्यूट सॉल्यूट एक अपोजिट चार्ज की फोर्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की फोर्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक दूसरे को पकड़ के रखने की फोर्स, लेकिन सॉल्यूट को ना पकड़ने की। टेम्परेचर क्या करेगा? Increase in temperature always increases ionic conductance as all types of interaction decreases and ionic mobility increases. ये फैक्टर फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस से अपोजिट है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि वो आपको मेटेलिक कंडक्टर पढ़ाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में कर्नल की वाइब्रेशन बढ़ती है, मेटल रॉड की रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस फॉल कर जाती है। पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयन पे लगने वाली फोर्सेस डिक्रीज होंगी और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये फिजिक्स में कोई रोल नहीं है क्योंकि तो मोलैरिटी की बात हो रही है, सिर्फ केमिस्ट्री से कंसर्न है। वैसे भी मेटल रॉड में तो मैं बात नहीं कर सकता। यहाँ पर हम कहेंगे आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन एज इंटर आयनिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। आपके पास कंसंट्रेशन के इफेक्ट को केमिस्ट्री कैसे देख रही है? इंटर आयनिक रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना।
इंटर आयनिक रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना मतलब एक आयन दूसरे आयन से हायर डिस्टेंस पे चला गया, एज अ रिजल्ट आयन की मूवमेंट स्लो डाउन हो गई, इंक्रीज हो गई। जब आयन नजदीक होगा तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, आयन दूर होगा तो हिंड्रेंस कम होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। हमने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी बढ़ाता है, इसलिए कंडक्टेंस हायर अमाउंट से चेंज होती है। राइट, नोट कीजिए और पूछिए, नोट कीजिए सारे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? सर अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स को कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा कंडक्टिव होते हैं? बेटा इनको कंपैरिजन ऐसे कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि आयनिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप सिर्फ ये कह सकते हो दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स, है ना। जो आपके पास कंडक्टर्स हैं उनको हम सिर्फ मेटल तक लिमिटेड ना रखें, हम उन्हें मेटल और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में लें। दिस इज द पर्पस ऑफ द थ्योरी कि आपके पास कंडक्टर सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर नहीं होते, देयर आर सर्टेन अदर कंपाउंड्स व्हिच कैन एक्ट एज गुड कंडक्टर्स। हाँ जी आरुज। सर लास्ट केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे इंक्रीज होती है? बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने पढ़ा अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आयनिक इक्विलिब्रियम। यस सर। है ना, तो वही इंक्रीज हुआ ना, तो आपके पास जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि करंट कैरियर इंक्रीज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होती ही क्यों है? क्योंकि उसके आयन अनस्टेबल हैं, वो वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, एज अ रिजल्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। सर फोर्थ पॉइंट देखना था।
हाँ जी आरोज। सर मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट को इफेक्ट कर रही है, सॉल्यूट को। बिल्कुल उसी को कर रही है, लेकिन आपके पास जब हम बात करते हैं कंडक्टेंस इन जनरल की, तो हम बेसिकली बात करते हैं एक आयन की कंडक्टेंस करंट कैरिंग कैपेसिटी। आयनाइजेशन पर जो उसका इफेक्ट है उसको थोड़ा सा अलग एंगल से लेना हमने लेना है कि जैसे जैसे करंट कैरियर बढ़ेगा आयनिक अमाउंट बढ़ेगी, तो सॉरी, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी वैसे वैसे करंट कैरियर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। एक आयन दूसरे आयन से दूर हो गया तो वापस कंबाइन नहीं हो पाएगा। पॉइंट फर्स्ट ही है, लेकिन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर कर रहा हूं, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रिकंबाइन नहीं कर रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कह रहा हूं कि वो रिकंबाइनिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए करंट कैरियर का नंबर इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, और कुछ पूछना था देवांशु? सर वो ऊपर स्क्रॉल करने के लिए हो गया अभी? ठीक है। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दो बस। आज हो गया सबका?
फिर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, एक ग्राफ की चीज का है। ये भी समझाया नहीं किसी को भी? ओके नोट कर लिया, थियरी नोट कर लिया आपने सारी? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। करो फटाफट करो। बेटा जिस जिसका होता जाए थियरी आप वाला एक पॉइंट बार थम्स अप कर दे, जस्ट वेट। जिस जिसका होता जाए वो थम्स अप कर दे, ग्राफ में समझाऊंगा फिर नोट करें। हाँ जी वसुधा बोलिए। सर आप एक बार सल्यूट वाला पॉइंट फिर से बता सकते हो? किसका? सल्यूट इंटरैक्शन। फाइन। सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है सोडियम आयन पर क्लोराइड आयन का इफेक्ट, सोडियम आयन पे ब्रोमाइड आयन का इफेक्ट। सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब है आपने एक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, उसके दो आयन बने, एक कैटायन और एक एनायन। तो बेसिकली कैटायन का एनायन पर या एनायन का कैटायन पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो सॉल्यूट इंटरेक्शन है। हाँ जी बेटा। ओके सर। है ना? अभी मैं इन सबके एग्जांपल समझा रहा हूँ, केसेस लेंगे। पहले तो थियरी समझनी है हमने कि बोल क्या रहा है, उसके बाद समझेंगे कि इसको यूज कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कंडक्टेंस पर इफेक्ट है वो कैसे पड़ता है ना? हाँ जी भावेश। सर एक बार ऊपर कर दो। लो जी कुंवर। सर जब हम कह रहे हैं कि कंडक्टेंस हो रही है तो करंट मूव कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए। मतलब इसमें मतलब जब चार्ज आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि जो मेटल आयन होंगे, कैटायन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेके आगे पास नहीं करेंगे, वो खुद लेके मतलब नॉर्मल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। तो फिर सर कंडक्टेंस क्यों होगी? तो सोचना पड़ेगा हमें। गुड क्वेश्चन। हाँ जी अंशिता। सर टेम्परेचर वाले पॉइंट में ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आपने लिखी है वो सारी डिक्रीज हो जाती हैं और करंट कैरियर आसानी से मूव कर पाता है। ओके सर। हाँ जी। हाँ जी श्रेया। सर सॉल्यूट इंटरेक्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, हाँ क्योंकि तो अट्रैक्शन होगी ना, अट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस होगी। राइट। आप जो है आपके कोई छोटा भाई बहन है श्रेया घर पे? यस सर। ठीक है। क्या है, छोटा भाई है? यस सर। फाइन। आपको मम्मी ने छोटे भाई के साथ मार्केट भेज दिया है ना, आपको बोला कुछ सामान लेकर आना है, आप सामान लिया और घर आने लगे, छोटे भाई ने जिद करने बैठ गया दीदी आइसक्रीम दिला, और वो जा ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, तो श्रेया घर जल्दी आएगी या देर से आएगी? सर देर से। वही सॉल्यूट इंटरेक्शन है। सोडियम आयन कह रहा है पीछे से करंट आ रहा है मुझे भागना है, क्लोराइड आयन कह रहा है रुक जा यार कितने चला है बैठ जाइए। राइट। तो एसिड आयन उसे रोक रहा है, ब्रोमाइड आयन उसे रोक रहा है, इसलिए कंडक्टेंस फॉल कर जा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज नॉट गुड फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है बाहर से करंट आया और आयन दौड़ गया, आयन के दौड़ने को जो भी चीज रोकेगी वो कंडक्टेंस को डिक्रीज करेगी। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट। सॉल्यूट बोलो श्रेया बोलो। सर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, उसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जा रही है। थैंक यू सर। राइट बेटा। हाँ जी यशराज।
सर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होएगी तो जो लिक्विड होगा या सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा मतलब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएगा, डेंसिटी नहीं, ऐसा इंक्रीज नहीं कह सकते। डेंसिटी इंक्रीज होगी, रहा तो लिक्विड ही है, तो आयन को मूव करने से रोक रहा है। फिर इंक्रीज नहीं होना चाहिए था कंडक्टेंस। आयन कैसे मूव करेगा ना, अच्छा करंट आयन, कैरियर इलेक्ट्रोलाइट मूव करना है, ओके राइट। सर समझ गया अब सर। वापस मैं बात करता हूँ, अभी श्रेया को भेजा था मैंने आइसक्रीम खरीदने। अब श्रेया आइसक्रीम खरीद के वापस आ रही है, भाई को समझा भी दिया, वापस आने लगी। रास्ते में रैली निकल रही है किसी नेता की, इसको दुकान से पार क्रॉस करके अपने घर आना है। जल्दी आएगी देर से आएगी? सर देर कैशराज, से आएगी। देर से आएगी। क्या वो रैली वाले इसको कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। लेकिन फिर भी इसको रोक रखा है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में एक सॉल्यूट को डायरेक्टली सॉल्यूट पार्टिकल रोकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्वेंट सॉल्यूट को रोकता है। लेकिन सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सॉल्वेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर पाता। इसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, राइट। हाँ जी यशराज, क्लियर? यस सर क्लियर है। देवांशु बोलो। सर किन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन होती है और किस में आयोनाइजेशन होती है सर, ये इम्पोर्टेंट है? देखो एक जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके सर। सर और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में सर अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। यस सर, तो इफेक्टिव चार्ज कैरियर सर कम नहीं होंगे तो सर कंडक्टेंस कम नहीं होनी चाहिए? बेटा अगर चार्ज कैरियर कम हो गए, वो एक इफेक्टिव वॉल्यूम में कम हुए, लेकिन टोटल वॉल्यूम में एक आयन दूसरे आयन से दूर हो गया तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दूसरे आयन का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। ओके सर, है ना। सर ये उनका डिस्टेंस ओवरपावर कर जाता है कंडक्टेंस तो उसी चीज से होगी ना बेटा। अगर चार्ज पार्टिकल, आप जो बात कर रहे हो देवांशु, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो, हम जो बात कर रहे हैं वो टोटल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। टोटल सॉल्यूशन में कंडक्टेंस के लिए करंट कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो करंट कैरियर को जितनी ज्यादा मोबिलिटी मिलेगी वो उतना आसानी से मूव करेगा। ओके सर, समझ आया। हाँ जी, हाँ जी रमनदीप। सर ये ग्राफ आपने एक्सप्लेन कर दिया है? बिल्कुल नहीं किया जी, आपकी वेट कर रहा था मैं। ओके सर। एंड सर जो कंडक्टर्स सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं सर, उनका सर रिएक्शन नहीं हो जाता इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर? हो जाना चाहिए पर होता नहीं। ओके सर। सर हमने दूसरे टाइप के ले रखे हैं वो। हाँ वो देखते हैं अभी। मैं आया नहीं वहां पर ना, वो तो कुंवर ने पूछा था डिस्चार्ज हो जाने चाहिए। सो अभी ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ कह रहा है कि हमने मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट ऑफ सी, दैट इज कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया है। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब डाइल्यूशन हो रही है। डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो हायर वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉलर वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ भी लगता है ना। जब हमने ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, ऑस्टवल डाइल्यूशन लॉ कहता है अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के बाय सी। इसका मतलब जैसे ही आप कंडक्टेंस, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस स्मॉलर वैल्यू से चेंज होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हायर वैल्यू से चेंज होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनिशियल कंडक्टेंस बहुत पुअर है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये कंसंट्रेशन ले ली तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास नंबर ऑफ करंट कैरियर कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं
नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नजदीक हो जाते हैं। और आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा है when concentration approaches to 0, alpha approaches to 1, that means strong electrolyte। तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाती है। कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 है, 0 नहीं है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ना के बराबर आएगी वैसे वैसे एक स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के करीब आ जाएगा। इसीलिए वो ब्लू लाइन क्लोज टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गई, उसके नजदीक आ गई। नोट कीजिए ग्राफ, और जो पूछना पूछ लीजिए। सर ये 2 लाइंस आगे काफी जाके तो मीट कर सकती है ना? लाइट ब्लू और डार्क ब्लू? यस सर। कौन सी? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लाइन जा रही है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का है वो तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो सर उस पॉइंट पे इक्वल कहेंगे हमें? उस पॉइंट पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई होगा ही नहीं, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ओके सर। हाँ जी निश्चल। सर ये ग्राफ एक बार फिर से समझा दो, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। बेटा हमने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस में जो चेंज आता है डाइल्यूशन पे वो बड़ा आता है। जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एट पॉइंट C1 तो कंडक्टेंस थी मेरे पास यहाँ पर। जब आपने ये रूट C जो है वो यहाँ पे ले लिया, डाइल्यूशन कर दी, तो कंडक्टेंस मेरे पास यहाँ पर पहुंच गई। So by dilution, the effect on conductance is very high for weak electrolyte in comparison to strong electrolyte. अब ऐसा हो क्यों रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ करंट कैरियर इंक्रीज होते हैं और इंटर आयनिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ इंटर आयनिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो 100% आयनाइज होता है। एज अ रिजल्ट उसकी कंडक्टेंस पहले से ही ज्यादा थी, इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है वो बहुत ही स्मॉल है। हाँ जी बेटा, क्लियर निश्चल? ओके सर। और सर ये अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी क्या है? ये ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लो है, +1 से उधार लिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं आप कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रूट ऑफ C से रिलेट होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, तो उसको हम रिलेट करके समझा देंगे, है ना। है ये आयनिक इक्विलिब्रियम से लिया हुआ। भविष्य सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 0 तो नहीं हो सकती ना कभी? अप्रोचेस टू 0। अप्रोचेस टू 0 मींस ना के बराबर। हाँ तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना जो हमारी y एक्सिस है उससे? किसका? वीक का स्ट्रॉन्ग का? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं करेगा। ओके सर। देवांशु सर मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन अभी करेंगे बेटा, वो तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऊपर लिखा हुआ था इसलिए उसको साथ साथ कर लिया हमने ग्राफ में। ओके सर। सर और मेरे को ये नहीं समझ आया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को क्या होगा अगर C अप्रोचेस टू 0? When C approaches to 0, आयनिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे। हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करवाते जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा कैसे हो जाती है? क्योंकि आपके पास आयन क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि आपके पास आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपने आयन जो है वो फ्री स्टेट में बन के उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो वो आसानी से एग्जिस्ट कर पाएंगे। ओके सर। हाँ जी रमनदीप। सर इस ग्राफ को सब बाद में जाके डिक्रीज नहीं होना स्टार्ट हो जाना चाहिए?
क्यों सर? क्योंकि जब अगर मेरे पास 2 ही आयंस रह गए तो सर वो कंडक्टेंस को सर बहुत कम कर देंगे सर। तो इनफाइनाइट हो जाएगी। सर आइए 2 आयन सर मोबिलिटी उनकी तो विस्कोसिटी के कारण कम ही रहेगी। नहीं, पर आपके पास विस्कोसिटी तो चेंज नहीं की ना, आपने डाइल्यूशन चेंज की। यस सर, आपने वही कह करंट रहा हूँ मैं। कैरियर के ऊपर अमाउंट ज्यादा बढ़ा दी। ये आपका जो कंडक्टेंस है वो तो उसकी करंट कैरियर की भागने की कैपेसिटी है। तो अगर दूसरी तरफ कोई आयन नहीं है, रेजिस्टेंस पुअर होगी तो कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। सर लेकिन रेट के लिए तो बार बार लेना पड़ेगा, आंसर डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डिपॉजिट तो कुछ हो नहीं रहा ना। वो तो करंट कैरियर ने एक साइड से विसल मारी और भाग गया। अब तो लाइन छूकर ही वापस आएगा ना। रिले रेस थोड़ी ना कर रहा है। सर जब तक वो लाइन छूने जाएगा सर उसका भी तो टाइम लैग आएगा। टाइम लैग की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। मोलर कंडक्टर में कह रहे करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना करंट कैरी कर पा रहा है। वो करंट कैरी कर रहा है। ओके सर। हाँ जी। आंसर जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था सर, सॉल्वेंट से सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन में हमने कहा था कि वो उसकी सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उनका। नहीं तो नहीं, मैंने कहा अगर आयन अनस्टेबल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंडक्टिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। आंसर जो हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन कहा कि अगर ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी फोर्सेस तो वो उसके ऊपर बंडल बना लेंगे एंड उसकी मोबिलिटी को कम कर देंगे। राइट सर लेकिन अगर उसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो सर स्टेबिलिटी भी तो ज़्यादा हो जाएगी। ज्यादा तो हो गई रेजिस्टेंस के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस फॉल करेगी। अगर आपने आयनिक स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा दी तो सॉल्यूट सॉल्यूट कंडक्ट इंटरेक्शन कम हो गई, कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। ओके सर। आंसर तो फिर जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है सर, हमें ये नहीं कहना चाहिए सर एक अगर इंक्रीज करती है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का इंटरेक्शन तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है कंडक्टेंस, आंसर उसके बाद डिक्रीज करने स्टार्ट हो जाती है। बहुत वैलिड सी बात तो नहीं है, बट कुछ हद तक कह सकते हो। क्योंकि बेसिकली क्या है, हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को दूसरे के प्रोस्पेक्टिव में स्टडी करेंगे ना, आइसोलेटेड तो स्टडी नहीं कर सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली कंडक्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ेगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। तो हम किसके प्रोस्पेक्टिव में स्टडी कर रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, करंट कैरियर अगर इंक्रीज होंगे तो उसकी कंडक्टेंस इनिशियल के कंपैरिजन में हमेशा बढ़ेगी। हम तो रिलेटिव टर्म बात कर रहे हैं ना। उस मोमेंट को आप एक एज्यूम कर रहे हो कि बहुत ही सारे मॉलिक्यूल आगे, फिर तो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, भाग ही नहीं पाएगा। ओके सर। हाँ जी आरुज। सर अगर हम सारे फैक्टर्स सेम कर दें वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए तो स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि आपके पास वीक तो वीक तब तक ही है जब तक उसके पास आयनाइजेशन पुअर है। आपने आयनाइजेशन ही 100% कर दी तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग ही कहूंगा, मैं वीक बोलूं कैसे। राइट सर अगर हम सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करें सर, तो अगर हम दोनों को ही डाइल्यूट कर रहे हैं जैसे इस ग्राफ में भी है तो सर स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी कंडक्टेंस। नहीं कह सकता। मतलब तो सर चेंज कर आयन की सकती है। करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ जी। ओके सर। एंड सर जो आयन होता है उसके उसके नेचर पे तो नहीं डिपेंड करता सर कंडक्टेंस। करेगा करेगा, उसी की नेचर पे करेगा। छोटा आयन होगा तो जल्दी भागेगा, बड़ा आयन होगा तो देर से भागेगा। ओके सर। एंड सर वेट का भी फिर इफेक्ट होता है मास का। हाँ वो तो पड़ेगा ही। अगर आप आइसोटॉप लोगे तो हैवियर मास विल मूव स्लोली। हाँ जी ओके सर। दिवांशु। सर ये जो लाइन लिखी है सर, ये वीक ये नहीं लिखना चाहिए कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सी अप्रोचेस टू 0 अल्फा। सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा ऑलरेडी 1 नहीं होता है। अभी ठीक है।
यस सर। तो आप लोग भूल जाते हो ना, मैंने जो लिखा वो रिलेटिव टर्म होती है, ऊपर के हिसाब से समझा रहा था। आप लोग मेरे टॉपिक को ही घुमा देते हो। तुम पहले टॉपिक को कंप्लीट ही नहीं होने देते, पता नहीं क्या क्या चीजें रिलेट करते रहते हो। पहले टॉपिक में ठंडे दिमाग से बैठने तो दो। मैंने उसके रिस्पेक्ट में समझाया था, पर ठीक है, अच्छा किया, करेक्शन कर दिया। आपकी तरह कोई और सोच रहा होगा, फंस जाएगा, है ना? लिखिए आगे। In case of strong electrolyte, we can calculate molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution by using d by Huckel on Sagar equation. D by Huckel on Sagar equation by using, sorry, हाँ लिख सकते हैं, by using this equation we can calculate intersect on y-axis, which is molar conductance at infinite dilution. y-axis की बात क्या था? Which is molar conductance at infinite dilution. सर आपने बोला मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट बाय यूजिंग डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, उसके बाद पता नहीं बेटा क्या बोला आपने, बीच में कहाँ गायब किया? आर्यन पूरा लिखा आपने? आर्यन लिखा आपने? हाँ जी सर। पढ़ो जरा। In case of strong electrolyte, we can calculate molar conductance at infinite dilution by using d by Huckel on Sagar equation. रुक जाओ यहाँ पर। तो हमने कहा we can calculate molar conductance at infinite dilution for strong electrolyte by using d by Huckel on Sagar equation. यहाँ तक हो गया सबका? लिखिए आगे। Yes. बताइए, बोलिए आगे। By using this equation, we can calculate intersect on y-axis, which is molar conductance at infinite dilution. Right. तो हमने कहा by using this equation we can calculate intersect on y-axis which indicate molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution वो वैल्यू होती है जहां पर कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है। आगे लिखिए। In case of weak electrolytes, we cannot calculate intersect as its conductance becomes parallel to y-axis. As its conductance becomes parallel to y-axis. Right? So d by Huckel on Sagar equation is used only for strong electrolyte. Lambda m equals to lambda naught minus b root c. Lambda m is molar conductance at given concentration. Lambda m naught is molar conductance at infinite dilution. D is a constant which depends upon nature of electrolyte and temperature, and C is the concentration. तो d by Huckel on Sagar equation में lambda m naught intersect आएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y equals to c plus mx. तो आपके पास इंटरसेक्ट उसी का आएगा जिसका स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते।
नोट कीजिए। सर ये हक्कल और जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था वो एक ही है सर? नहीं। हाँ जी भविष। सर ये जो हमने स्लोप नेगेटिव लिखा है, ये ग्राफ लिखा है? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। या आप ये कह लो कि इसमें नेगेटिव है इसलिए वहां पे नेगेटिव है। ओके सर। सर इस सिंबल को कहते क्या है? लैम्डा। ये अलग तरीके का लैम्डा है। बाकी डाउट डिस्कशन बाद में करेंगे, मुझे कुछ टॉपिक कराने दो। तो मुझे जाहिर रखते हुए क्वेश्चन कैसे दूं असाइनमेंट के? कुछ फॉर्मूले तो लिखवा दूं कि तुम सोच के खुद लगा पाओ, उसकी कहानी बाद में सुन लेंगे। लिखिए आगे। In order to study electrolytic conductance, we use alternating current as electrolysis takes place. In case of direct current. ये हाईलाइटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए, नोट लाइक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज स्टडीड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते, अदरवाइज इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। अगर डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, देन इलेक्ट्रोलिसिस विल टेक प्लेस, एंड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वी यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। लिखिए आगे। Conductance is calculated as 5-7 मिनट लेंगे ताकि कुछ फॉर्मूले कर लें असाइनमेंट के लिए। नंबर 1, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, also known as conductivity, It is the conductance of all the ions. Present in 1 centimeter cube of solution. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को K कापा लिखते हैं,
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ये टर्म्स आप लोग ओम्स लॉ में भी यूज करते हैं। आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी and conductance is inverse of resistance. So specific conductance is conductivity, which is the product of conductance and cell constant. इसमें R resistance है, ohms में लेनी है, L length of electrolytic solution है, और A is the area of cross section है। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए अगली क्लास में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल सपोर्ट के लिए फॉर्मूले लिख रहे हैं ताकि आप कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर सके। लिखिए आगे, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस it is the conductance, it is the conductance observed in a given volume of solution, observed in a given volume of solution when 1 mole of electrolyte, when 1 mole of electrolyte is used, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस बनते हैं उनकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस के यूनिट ओम इनवर्स, दैट इज सीमन इनवर्स, सीमन हो गया, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। तो मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस फ्रॉम ऑल द आयंस ऑब्टेन्ड whensoever 1 mole of electrolyte is added in a given volume। तो एक गिवन वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस मिलती है उसे मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। इट इज K into 1000 अपॉन मोलारिटी। अब आप K का यूनिट जो है वो कई बार मीटर में ले लेते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा K अपॉन 1000 into मोलारिटी। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपके पास K का यूनिट सीमन मीटर इनवर्स होगा, मोलारिटी वही स्टैंडर्ड है मोल्स पर लीटर। इस केस में आपके जो यूनिट्स होंगे वो सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो अगर K का यूनिट एग्जामिनर बदल के देता है तो आपको लैम्डा m K अपॉन 1000 इंटू मोलारिटी लेना है। लास्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस it is the conductance observed, it is the conductance observed in a given volume of solution, in a given volume of solution from all the ions obtained, from all the ions obtained by dissolution of 1 gram equivalent of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte सो बेटा दोनों में सिर्फ फर्क किसका है? एक नॉर्मेलिटी की टर्म में यूज होता है और एक मोलारिटी की टर्म में है। मोलर कंडक्टेंस है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो आपके पास
ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहोगे, और अगर मोलर कंडक्टेंस है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी कंडक्टेंस देखने को मिल रही है। इन सारों के थ्योरेटिकल कंसर्न क्या हैं, इनमें और क्या क्या चीजें लगाई जा सकती हैं और कौन से फॉर्मूले इनसे रिलेट किए जा सकते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। राइट, मैंने फॉर्मूले लगवा दिए ताकि आप कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर सकें। सिर्फ फोकस कहाँ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस है, और मोलर और इक्विवेलेंट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और 1 इक्विवेलेंट जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की गिवन वॉल्यूम में कंडक्टेंस है। सर एक बार फर्स्ट वाला दिखाना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। Specific conductance K or kappa, it is the product of conductance and cell constant. Conductance is 1 upon resistance and cell constant is L upon A, length and area. किसकी लेंथ लेनी है, किसका एरिया लेना है, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, राइट। वैसे नहीं मानना जैसे फिजिक्स में ले लेते हो, रॉड पकड़ी उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन बना के एरिया। यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ रॉड नहीं है, राइट। चलिए 1/r में r जो है वो रेजिस्टेंस है ना? हाँ, 1/r रेजिस्टेंस है, इसीलिए ओम लॉ लगाया ना, ओम्स इनवर्स। चलिए